अपडेट करा दें एक बार फिर से आपको राज्यसभा को लेकर जो इस वक्त मध्य प्रदेश में 3 सीटों को लेकर वोटिंग चल रही है। तो 206 में से 205 जो विधायक हैं वो अपना वोट डाल चुके हैं और फिलहाल एकमात्र विधायक बचे हैं जिनका वोट डलना बाकी है और वो है कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी। और उनके लिए बताया जा रहा है अलग से व्यवस्था की गई है। वो पीपीई किट पहनकर कुछ ही देर में यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए सदन के भीतर पहुंचेंगे। और फिलहाल लगभग जो एक अंदेशा था, क्योंकि हमने सुबह 9 से 10 के भीतर देखा 1 घंटे के भीतर 64 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया था और उस हिसाब से हमने आकलन भी किया था कि हो सकता है करीब करीब दोपहर के 2-1 बजे के पहले सभी विधायक अपना वोट डाल दें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विधायकों की प्रतिक्रिया भी अंदर से सामने आई। विधायक काफी संतुष्ट नजर आए। अंदर जिस तरह के एहतियात बरते गए हैं, जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वोट डालने के लिए बाकायदा, उससे सभी विधायक काफी संतुष्ट आए, चाहे फिर वो कांग्रेस के विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो। यहाँ पर व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद की गई है और सबसे पहला वोट शिवराज सिंह चौहान ने डाला। और ये वो तस्वीरें हैं सुबह की जब शिवराज सिंह चौहान वोट डालकर बाहर निकले। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ थे, नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, तमाम बीजेपी के नेता, कमलनाथ भी कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की बात करें तो कमलनाथ और तमाम कांग्रेस के बड़े जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे। तो लगभग अब हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी, मतलब 4 बजे तक का तो समय खैर तय किया गया है, लेकिन लगभग 1 बजे के पहले सभी जो विधायक हैं वोट डाल चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस के एक विधायक कुणाल चौधरी बचे हुए हैं। और देर शाम जब 5 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी काउंटिंग की, नतीजे शाम 6 से 7 बजे तक लगभग आ जाएंगे। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ असमंजस नहीं है, ज्यादा कुछ संदेह नहीं है। रिजल्ट जो है वो लगभग अभी से क्लियर समझ आ रहे हैं। कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि उनके खाते में सिर्फ 1 सीट आ रही है और बीजेपी भी काफी आश्वस्त है, काफी कॉन्फिडेंट है कि 3 में से 2 सीटें जो उनकी हैं वो तय हैं और दोनों उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं। एक बार फिर हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी बने हुए हैं। नए मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सूरी साहब स्टूडियो में जुड़ गए। आपका स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ठीक है, कॉन्फिडेंट तो बीजेपी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुद्दा बीजेपी के हाथ ये लग गया है कि 2018 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो वहां पर 4 लाख का वोट अंतर हमने ग्वालियर चंबल में देखा। कांग्रेस को एक तरफा वोट मिला क्योंकि चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ये भी मानकर चल रहे थे कि सीएम के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे। लेकिन अब चूंकि सिंधिया तो पार्टी छोड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर सिंधिया जो प्रचार करेंगे, डबल फायदा, डबल कॉन्फिडेंट तो है। लेकिन ग्वालियर चंबल में और आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस जो डेलीगेशन लगा रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, इसमें आपका क्या आप आकलन देखते हैं 24 सीटों पर खासतौर पर? देखिए दीपक जी, आप मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं और लगातार राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। आपने जिस विषय को छेड़ा, मैं उसी विषय पे आता हूं कि जब ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा के चुनाव हुए 2018 के, तो उस समय निश्चित रूप से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में यह प्रचारित किया गया कि अगर यहां से चुनाव जीतेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी मजबूत होंगे और वो मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में सुशोभित होंगे। कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी के नाम पे वहां वोटों को लिया। मैं बार बार जो बात निकल के आती है सिंधिया जी के खेमे के, जो पहले भी बात निकल के आ रही थी कि सिंधिया जी का अपमान लगातार होता रहा, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, वो सिद्ध हो गया कि सिंधिया जी के नाम पर तो सीटें जीत ली गई, पर एक व्यक्ति जो एक छिंदवाड़ा से बाहर कभी नहीं निकला उसको लाके मुख्यमंत्री बना दिया गया और सिंधिया जी के नाम पे वोट ले लिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी का विषय पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ छल किया और हमारे वोटों को लिया और महाराज सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसके बाद लगातार आप परिस्थितियां वहां की देखिए कि सिंधिया जी के समर्थक जो मंत्री थे, प्रद्युम्न सिंह तोमर की कई बार आपके चैनल पे मैंने समाचारों में देखा कि वो गले गले तक गटर में उतरे हुए हैं, कीचड़ साफ कर रहे हैं। छोटा सा अदना सा कर्मचारी अगर मंत्री की बात नहीं सुन रहा, ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थी कांग्रेस में, ऐसी क्या झगड़ा हो गया था कि सिंधिया के समर्थक मंत्रियों के काम होना बंद हो गए थे, सिंधिया समर्थक लोगों की सुनवाई होना बंद हो गई थी। माना गुटबाजी होती है, राजनीति में समस्या होती हैं, पर इतने निचले स्तर पर चले जाना कांग्रेस की, और ये सब चीजें जब एक बड़ा कहते हैं ना गुबार भरता गया तो एक विस्फोट हुआ और कांग्रेस से मजबूर होकर इन 22 विधायकों को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। कांग्रेस आज भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बार बार उस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के लोग बताती क्यों नहीं जी कि 15 माह की सरकार में हमारे कान तरस गए।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश के युवाओं से कहा था हम आपको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मेरे बगल में बैठे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से कई बार मैं डिबेट में भी पूछ चुका हूं, एक युवा का नाम बता दीजिए जिससे 4,000 दियो। इनने कहा हम 51,000 रुपए कन्या विवाह में देंगे। एक पूरे मध्य प्रदेश में एक कन्या लाके खड़ा कर दीजिए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। एक सामान्य सा सवाल और पूछना चाहता हूं। आप लगातार गुमराह करें जनता को, आप लगातार सिंधिया जी के साथ छल करें, आप लगातार चंबल ग्वालियर की जनता के साथ छल करें और फिर उसके बाद उम्मीद करें कि जनता आपके साथ खड़ी होगी। अभी मेरे भूपेन गुप्ता जोर जोर से चिल्ला के बोले थे कि भाजपा के लोग जमीन पे नहीं पहुंच पा रहे। शिवराज सिंह चौहान जी ने रायसेन में सभा की, शिवराज सिंह चौहान जी सागर में सभा करके आए। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हर नेता घर घर जा रहा है जी संपर्क करने के लिए कि मोदी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पे क्या का काम मोदी सरकार ने जनता के लिए किया। जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और उसके परिणाम ये है कि कांग्रेस के नेता घर में बैठकर सिर्फ ट्विटर पे दिखाई देंगे आपको या फेसबुक पे दिखाई देंगे, सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आप लक्ष्मण सिंह जी की बात देख लीजिए, पहले दिन की बैठक मैं इस पे जवाब ले लेता हूं राकेश जी। अमीनुल सूरी साहब, देखिए सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी चौड़ी राकेश शर्मा जी ने पेश की है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर अब सिंधिया तो नहीं है, लेकिन सिंधिया को रिप्लेस कौन करेगा कांग्रेस में, ग्वालियर चंबल में खास तौर पर। पहले ये सिलसिलेवार इन तमाम सवालों के जवाब, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए दीपक जी, एक बात बहुत तौर पे स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में माने जाते थे और चंबल का जो इलाका है ग्वालियर चंबल का, वहां उनका प्रभाव था। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और ना इसको कुछ बोला जा सकता है। पर अब जब हम ये उपचुनाव में जा रहे हैं, 24 में से 16 सीटें जो हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, कभी सिंधिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, तब क्यों ग्वालियर चंबल संभाग की जो जनता ने सिंधिया जी के नाम पे कांग्रेस को वोट नहीं दिया? अगर सिंधिया जी का इतना ही प्रभाव था कि उनका नाम लेते उनको अध्यक्ष अभियान समिति का बना दिया था तो पूरा वोट कांग्रेस को मिल जाता। उसके बाद 2018 में हुए, उनके चेहरे के नाम पे बहुत वोट आए होंगे, मैं इसमें कहीं डिनाई नहीं करना चाहूंगा, सच्चाई सबके सामने। पर लोगों के सामने 15 माह का कमलनाथ जी का कार्यकाल भी है। हम ये चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं ये 15 साल बनाम 15 माह लड़ने जा रहे हैं। 15 माह में जो हमने कार्य करके दिखाया, जिस तरह से इस प्रदेश को 15 साल में कितना पीछे कर दिया गया था। आज आप गेहूं में नंबर 1 आ रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, तो 15 माह किसकी सरकार थी? किसने किसान हित फैसले लिए? किसानों को जो लोन बांटा, किसानों के जो ऋण माफी की, किसानों को जो सुविधाएं मुहैया कराई, किसकी पीठ थपथपानी चाहिए? माननीय कमलनाथ जी की। हमने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, बिल्कुल हमारे वचन पत्र में था और वो हमने 5 साल के लिए किया था। 5 साल में हम हर योजना को धीरे 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 करके, क्योंकि जब इस प्रदेश का पूरा बंटादार हो रखा था तो एक एक चीज को, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए, एक एक सवाल का जवाब देने दीजिए दीपक जी। आप 51,000 की बात की, एक क्या इतनी कन्याओं के नाम गिनाए जा सकते हैं कि जिनको बढ़ा के 51,000 रुपए दिया गया? तो कहने की बात होगी। आप ये तो कहते थे किसान कर्ज माफी नहीं हुई, अब आए 6,000 करोड़ की हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में साफ तौर पर अंतर है और हर बार एक नई बात की जाती है और उसके बाद में उसके पीछे हट लिया जाता है। सत्ता में आप बैठे हैं जवाब और आप हमसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं और जनता पूछेगी कि ये 6 माह भी देखेगी और पिछले 15 साल भी देखेगी और कमलनाथ जी के 15 माह भी देखेगी। अमीनुल साहब, लेकिन राकेश जी की ही बात करें या हम और भी बीजेपी नेताओं की बात करें, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि सुनवाई तो खुद सिंधिया जी की और सिंधिया समर्थक वो पूर्व विधायकों की नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने बगावत की, इसलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा। इस पर आप क्या जवाब माने? क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से यह भी स्टेटमेंट आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र ऐसे नेता थे जो प्रियंका गांधी के घर चले जाते थे, राहुल गांधी से उनकी काफी अहम बातचीत होती थी, फिर न जाने कौन सी अपेक्षा और उपेक्षा के वो शिकार हुए कि उन्होंने दामन छोड़ दिया कांग्रेस का, बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये यहाँ पर क्या कमजोर कड़ी आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सिंधिया जी और उनके साथ जुड़े हुए जो 22 विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र, अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के साथ में विश्वासघात किया है। अब वो किस लिए बिके, पैसों में बिके, किस चीज में बिके, ये भारतीय जनता पार्टी जाने, वो 22 विधायक और उनके सरगना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाने। मैं एक बात स्पष्ट, मेरी पूरी बात आपको मैंने प्रवक्ता हो, आप किसी को सरगना और इस तरह की भाषा का उपयोग चैनल पे ना करें। बिल्कुल आपका होगा, ये रीति नीति होगी आपकी। मैं बिल्कुल जो अपने शब्द बोल रहा हूं, बिल्कुल वो उनके सरगना थे, वो उनके कहने पे गए। आप मेरी बात, घोर आपत्ति दर्ज कराऊंगा, आप आपत्ति दर्ज कराइए। बिल्कुल, मैंने कोई गलत शब्द, सरगना कोई गलत शब्द नहीं है। सरगना
ना आलोकतंत्र कोई गलत नहीं है, कोई आलोकतंत्र। चलिए मेरी बात सुनिए राकेश जी और सूरी साहब, ठीक है, राजनीति में अपनी मर्यादा होनी चाहिए शब्दों की, ठीक है। मेरे को इतना नॉलेज है कि किस शब्द की क्या मर्यादा और किस शब्द का क्या मीनिंग है, तो मैं वो विषय पर जानने दीजिए। समझ रहा हूं मैं, नहीं, बौखलाहट आपकी है। कोई दिक्कत तो नहीं, अब सवाल उठता है कि एक बहुत ही थिन मेजोरिटी में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जिसकी मेजोरिटी पूर्ण बहुमत के करीब थी, पर बहुत थिन मेजोरिटी की सरकार थी। निश्चित तौर पे कई लोगों की कुछ शिकायतें रह सकती हैं, पर एक परिवार का जो व्यक्ति होता है ना, विचारधारा मजबूत होनी चाहिए। आज मुझे बताइए, आप किसी से कोई नाराजगी हो जाए तो आप अपनी विचारधारा बदल लेंगे? विचारधारा नाम की कोई चीज जीवित है कि नहीं? कल तक आप जिस विचारधारा के विपरीत लड़ते रहे और जिस विचारधारा के साथ खड़े रहे, आज आपने गांधी को छोड़ के गोडसे को चुन लिया। कितना आप विचारधारा का इतना बड़ा परिवर्तन, नाराजगी हो सकती है, कुछ गलत भी हुआ होगा, हो सकता है, मान सकते हैं हम उन बातों को, पर विचारधारा बहुत बड़ी चीज होती है। ये लड़ाई जो होती है विचारधारा की लड़ाई है। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, दिनेश जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर त्योंथर से मिल रही है। दर्शकों को यह खबर बताना भी जरूरी है। चीन के साथ भारतीय सैनिकों की जो मुठभेड़ हुई थी और जो 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसमें से मध्य प्रदेश से भी एक हमारा जवान जो कि दीपक सिंह था, रीवा के त्योंथर से बताया जा रहा है, वो अब उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। यूपी बॉर्डर से त्योंथर तहसील के चाकघाट ये दीपक सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है और नम आंखों से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंचेगा और शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। 20 सैनिक जो शहीद हो गए हैं, शहादत पर सभी को फक्र है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा का ये सपूत जो अब अलविदा तो कह गया है, लेकिन उसकी शहादत पर सभी को फक्र भी है और सभी नम आंखों से दीपक सिंह को अब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, जय हिंद और भारत माता की जय और दीपक सिंह के नारों के साथ वहां पर गूंज जो है सुनाई देने लगी। लोगों ने बड़ी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है। तो दीपक सिंह अमर रहे, इस तरह के नारे, जय हिंद, भारत माता की जय। और कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ ये नाराजगी भी है लोगों की, लेकिन खुशी इस बात की है, फक्र इस बात का है कि लोहा लेते हुए जिस तरह से दीपक सिंह शहीद हुए हैं देश के लिए, देश की माटी के लिए, देश माता के लिए, ये कहीं ना कहीं उन्हें फक्र है, इस बात की खुशी भी है। शहीद दीपक का शव जो है मनगामा थाने में पहुंच चुका है और अभी प्रयागराज से उन्हें लाया गया है। थोड़ी ही देर में यहां से रैली के रूप में लेके निकलेंगे मनिकवार चौकी अंतर्गत जो उनका फरेदा गाँव है गृहग्राम, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कि समय उनका प्रोटोकॉल आ चुका है, लगभग 2 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर सेना ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। यहाँ पर सेना के जवान जो जबलपुर से टीम है वो आ चुकी है और जो उनका पार्थिव शव है वो इलाहाबाद से एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया है। यहाँ पर भारी मात्रा में लोग एकत्रित हैं और जो है तो दीपक सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर जबलपुर से पूरी एक बटालियन जो है वो आई है और अब वो तैयारी कर रही है। रथ के माध्यम से जो आर्मी का वाहन है उससे ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके गृहग्राम जो फरेदा है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक चंद्र के साथ अंचल शुक्ला बंसल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ही देर में शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और एक बार फिर से हम चलिए चर्चा का रुख करते हैं, लगातार मेहमान बने हुए हैं। हमने अभी दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की बातचीत तो सुनी, जो प्रतिक्रिया भी ली, लेकिन मैं दिनेश जी आपसे ये एक समझना चाहूंगा। मेरे 2 संक्षिप्त में 2 छोटे सवाल है दिनेश जी। पहला सवाल तो यह है कि सिलेक्शन ऑफ टिकट्स के लिहाज से आप दोनों पार्टीज में कितना चैलेंज या कितनी कठिनाई देखते हैं, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि कई बीजेपी के ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं जो सक्रिय हैं वहां पर, उन्हें भी साध के चलना है। और अब सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें से किन्हें टिकट देना है, ये टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मुश्किलें तो काफी होंगी, और ये कांग्रेस के लिए आप कितनी देख रहे हैं? देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई संशय या आपको कोई विवाद 22 सीटों पे कम से कम नहीं दिखे। आप मामला मालवा और जौरा को भले ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है इनके अपने कोई कमिटमेंट हैं, पार्टी को टिकट देना है, नहीं देना है। तो यदि मुझे तो लगता है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अपनी विधायकी छोड़ के जब नया चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया होगा, क्योंकि जो राजनीति नई तरह की वो अपने पद पर बने रह के कांग्रेस पार्टी से डिस्क्वालीफाई होते, उससे अच्छा था कि हम इस्तीफा देके वापस जाएं। अब वहां उनका विरोध है या भारतीय जनता पार्टी कोई
बैलेंसिंग करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, ये 22 सीटों पर नहीं होगा। हो सकता है कि एक दो चार सीटें हो जिन पर ये स्थिति बने। देखिए दीपक, अपन ये लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो नए राजनीतिक समीकरण बदले हैं, जी। जिसमें जिन लोगों के राजनीतिक हित प्रभावित हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में चले जाएं, कांग्रेस पार्टी में भविष्य सुरक्षित है, तो वो वहां जा रहे हैं। हमने देखा है कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। यदि दीपक जोशी अपना कोई रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो उनका जो है वो यदि उनको लग रहा है कि उनका भविष्य पर सवाल खड़े हो जाएंगे यदि वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो राजनीति में हर आदमी को अपनी राह चुनने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में वो रहकर राजनीति करें या फिर जो है कांग्रेस पार्टी में चले जाएं, उनके पास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास आप देखिए कि जो है एक पूरा जो इलाका है, जो 34 सीटों जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र से यदि एक लीडर जाता है और वहां से विधायक भी चले जाते हैं, तो फिर आप नए सिरे से नए लोगों की तलाश करना पड़ती है। जो लोग बहुत सालों से आपकी पार्टी में कतार में थे कि टिकट मिल जाएगा, नहीं मिला, तो अब आपको जो है उनके पास जाना होगा। और वो सेकंड थर्ड चॉइस कभी रहे होंगे, लेकिन आज फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं। लेकिन उनकी विनेबिलिटी क्या है, वो उनके पार्टी का जब सर्वे हो रहा होगा, तो वो विनेबिलिटी तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि वो जीतने लायक होगा तो उसको देंगे, अन्यथा जो लोग बीजेपी से आ रहे हैं तो और वो जीतने लायक है तो उनको टिकट देगी वो। और कांग्रेस के लिए दिनेश जी क्या मुश्किलें देखते हैं आप? क्योंकि अमूमन जिसकी सत्ता, जिसकी सरकार, उसका थोड़ा पलड़ा भारी जरूर होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें आप देखते हैं? और दूसरा, सिंधिया की जगह अब कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा जो वहां पर कैंपेनिंग करेगा, जो प्रचार करेगा? नहीं, देखिए सिंधिया की जगह उस इलाके में तो उसके बराबर कोई चेहरा आप है नहीं। जब कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का नेता मानती है और पूरे जो है आप उनके स्टार कैंपेनर रहे, आप उसे जो है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कहीं भी देख लीजिए, पार्टी उनके नाम और चेहरा यूज करती रही। अब आपके पास विकल्प है, दो बहुत सीमित विकल्प है। कमलनाथ जी का चेहरा होगा या दिग्विजय सिंह का चेहरा होगा या सुरेश पचौरी का चेहरा, बहुत ज्यादा चेहरे हैं नहीं। जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कमलनाथ जी हैं, तो मुख्य तौर पर आप ये देखेंगे कि कमलनाथ जी जो है वहां चेहरा होंगे और वो मुख्यमंत्री भी थे, उनका जायज तौर पर वही चेहरा होना चाहिए। मतलब उसमें पार्टी ने कोई अपनी लीडरशिप को लेकर बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो जो मुकाबला होगा वो कमलनाथ और उनकी सरकार का, जैसा मैं बार बार ये बात आती है कि जो अब मुट्ठी खुल चुकी है, 15 महीने में आपने कितना जनता की कसौटी पे खरे उतरे हैं ये आपको वहां बताना भी है। और जो है आप यदि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ सहानुभूति मिले, वो कैसे लेना है ये आपको रणनीति तय करनी है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी। सूरी साहब क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए दिनेश जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि ठीक है, सिंधिया के जाने के बाद पार्टी को नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन ठीक है, हम ये भी सुन रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 महीने की सरकार का हम मुद्दा लेकर जाएंगे। आपके कमलनाथ सरकार, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बीजेपी तो ये आरोप लगाती है कि कमलनाथ जी ने तो सिर्फ छिंदवाड़ा का ही विकास किया, छिंदवाड़ा मॉडल ही उनकी प्राथमिकता में था, मध्य प्रदेश से उनको समूचे प्रदेश से कोई मतलब नहीं था, उनका ले देकर मतलब और फोकस सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित था। तो क्या कमलनाथ ग्वालियर चंबल जाएंगे? और अगर ग्वालियर चंबल जाएंगे तो क्या वहां की जनता को रिझा पाएंगे? देखिए, ये जो 24 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, ये कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ने वाली है, कमलनाथ जी के 15 माह के मध्य प्रदेश के स्वर्णिम विकास पर लड़ने वाली है। और जिस तरह से विश्वासघात हमारे साथ किया गया 22 विधायक और सिंधिया जी द्वारा, उस पर लड़ने वाली है। किस मान सम्मान की बात करके सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए? आज आप देख रहे हैं उनको क्या मान सम्मान मिल रहा है। नए नवेले विधायकों के साथ में उनके पोस्टर लग रहे हैं। उनको राजनीति का, श्रीमंत की राजनीति का श्री अंत कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। विभीषण से लेके क्या क्या संबोधित कर रहे हैं, किस तरह की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा सिंधिया जी से कि जिस पार्टी में आपके पोस्टर के बिना, आपके फोटो के बिना कोई पोस्टर नहीं बनता था, आपके लिए हम जैसे कार्यकर्ता 15-15 साल तक जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एयरपोर्ट आए, हम एयरपोर्ट पहुंचे, भीड़ के रूप में पहुंचे, विपक्ष में रह के पहुंचे। इन कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने उनको अपना नेता माना था, जिन्होंने उनके सम्मान के लिए खड़े रहे थे, उनको ठुकरा के वो गए। और वहां भारतीय जनता पार्टी में उन्हें क्या सम्मान मिल रहा है, ये जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, ग्वालियर चंबल की जनता को देना पड़ेगा। किस तरह की स्थिति आ गई कि आखिरी पंक्ति में उनके फोटो लग रहे हैं, उनके सम्मान की कहीं बात नहीं हो रही। भारतीय
जनता पार्टी यानी सूरी साहब, आपका मानना है कि सिंधिया का जो है वहां पर जाके कद भी छोटा हुआ है और सम्मान भी घट गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पे आप भी देख रहे हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी इतने साल पत्रकारिता की है कि सिंधिया जी को किस तरह का सम्मान कांग्रेस पार्टी में था। हमारे शीर्ष नेतृत्व के घर वो कभी भी जा सकते थे, कार्यकर्ताओं ने उनको अपनी आंखों पे बिठा के रखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में क्या हाल हुए, क्या हाल हो रहे हैं, आपके सामने सारी चीजें। कोई मैं पीठ पीछे की बात नहीं कर रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्या खींचम खाच हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि इतने महीनों में 5 मंत्री कैडर बना बेस्ड के। पार्टी है। बीजेपी हमेशा अपने एक अनुशासन में अपनी उस फ्रंट लाइन के तहत ही काम करती है। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? सूरी साहब ने कई सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं वो सिंधिया को लेकर ये भी कह रहे हैं कि मान सम्मान भी कम हुआ है, कद भी कम हुआ है। इस बात से वो सहमति जता रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सूरी साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस में माननीय सिंधिया जी का मान सम्मान कम हुआ था और इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा। सबसे पहले तो अपन मुख्यमंत्री की बात तो कर चुके हैं कि सिंधिया जी को चंबल ग्वालियर संभाग में प्रोजेक्ट किया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सीटें जीत गए और सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि 15 माह में हर रोज अखबार और टीवी की सुर्खियां रहती थी कि कल सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नियुक्त किया जाएगा मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी जी ने सहमति दे दी, सोनिया गांधी जी ने सहमति दे दी, प्रियंका क्यों नहीं बन पाए? कौन ऐसा अड़ंगा लगाता था हर बार? चलिए, फिर उसके बाद तीसरा राज्यसभा की बात आई। राज्यसभा में भी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भांजी मारी और सिंधिया जी का वहां से भी पत्ता साफ करा दिया। मेरा एक कहना है, आप किसी नेता का कितना अपमान कर सकते हैं और कितनी चरम तक जाके कर सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैंने 3 उदाहरण आपको गिनाए। और मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए कि ठीक है, अभी तो सिंधिया साहब को पार्टी में गए हुए करीब 2.5-3 महीने का ही समय हुआ है। कोरोना काल के चलते सब अपने घरों में कैद हैं, सिंधिया जी भी अपने घर में ही थे। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, 1 साल तो कम से कम देना चाहिए कि बीजेपी में आखिर वो चले तो गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि मान सम्मान नहीं है, कद छोटा हो गया है, हमें थोड़ा शायद समय देना चाहिए। ये जल्दबाजी होगी। मैं लौटूंगा, इस वक्त कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जयवर्धन सिंह को हम सुन लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया आई है, दर्शकों को सुना देते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के पास 121-123 विधायकों की बहुमत थी, उस समय ही ये 2 नाम तय हो गए थे। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, वो एक अलग बात है। लेकिन आज स्टैंड जो भी है, हमने फिर भी पूरा प्रयास किया है। परिणाम जो भी आएंगे फिर अपन और देखेंगे। अब ये मैंने कहा ना कि भयग्रस्त हैं, अज्ञात आशंकाओं से वो ग्रसित हैं। हमने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की है, ना हम करने वाले हैं। हमारे जो वोट हैं उतने हमें मिलने वाले हैं। 53 और 54 वोट मिलेंगे, 1 हाथ ज्यादा भी मिल सकता है। चलिए, नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट है। जी सूरी साहब, पहले तो आप बात अपनी पूरी करिए और दूसरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि अभी नरोत्तम मिश्रा बातों ही बातों में ये भी कह गए हैं, कॉन्फिडेंट तो हैं, 2 सीटें तो बीजेपी के पास जा रही है, लेकिन असर कहीं ना कहीं इस पर पार्टी पे तो खासतौर पर पड़ेगा, मनोबल पर भी पड़ेगा। देखिए, जहां तक ये राज्यसभा चुनाव का प्रश्न है, हमारे पास जो सदस्य संख्या हमारे विधायकों के जाने के बाद थी, वो सबके सामने है। जितना भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला सकती थी, कांग्रेस के ये विधायक नहीं आ रहे, सभी ने आके मताधिकार का अपना राज्यसभा चुनाव में प्रयोग किया। परिणाम भी सामने आ जाएंगे और देखेंगे कि किसकी सदस्य संख्या में से कितने वोट इधर से उधर हुए, वो सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। हमने हमारे 2 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा है, परिणाम थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। अच्छा, ये भी बता दीजिए सूरी साहब की फूल सिंह बरैया, इनको लेकर बीजेपी ने शुरू से एक स्टैंड, एक मुद्दा बनाया कि कहीं ना कहीं ये दलित अपमान है, राजा साहब को आपने आगे रख लिया। अब लगभग ये स्थिति साफ है और ये माना जा रहा है कि अब तो सिर्फ राजा साहब ही राज्यसभा में जाएंगे। क्या आने वाले वक्त में 24 सीटों पर जो चुनाव होना है, वहां पर टिकट देंगे फूल सिंह बरैया को आपकी पार्टी? देखिए, फूल सिंह बरैया जी का जहां तक सवाल है, क्योंकि यह दलित अपमान से पूरा जवाब दूंगा कि एक दलित अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी दलित को टिकट दिया ही नहीं, एक आदिवासी का टिकट दिया और एक सामंतवाद के चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इनकी सरकार बनाने में शामिल हुए और उनको उसके बदले में राज्यसभा भेजा। अगर भारतीय जनता पार्टी पहले कैंडिडेट सुमेर सिंह जी को बनाती और दूसरा कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाती, तो कहीं इस तरह के आरोप लगाती तो वो तथ्यात्मक लगता। एक मिनट, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो। उसके बाद हमने तो दलित प्रत्याशी उतारा, दिग्विजय सिंह जी को पहले नंबर पे बनाया, वरिष्ठता के आधार पे बनाया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पहले से रहे,
और उनको बनाया। दूसरा, हमने फूल सिंह बरैया को दलित कैंडिडेट हम लेके आए, हमने एक कैंडिडेट बनाया और उनकी जीत की भरसक कोशिश हमने की। अब रही बात फूल सिंह बरैया जी राज्यसभा जाते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर कहीं पार्टी को उपयोगिता लगती है, कोई दतिया क्षेत्र, ग्वालियर, चंबल संभाग में ऐसी सीट लगती है, तो निश्चित तौर पर फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हैं और वो मैदान पकड़ेंगे। राकेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारों में कांग्रेस ये कह रही है कि आप अपने गिरेबान में भी तो झांकिए साहब, आपने महाराजा को आगे कर दिया वहां। देखिए दीपक जी, किसी पहले के बच्चे से अगर आप पूछेंगे ना कि विधानसभा में अभी राज्यसभा का जो गणित है उसमें किसके कितने उम्मीदवार जीतेंगे, तो वो बता देगा कि भाजपा के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। पहली प्राथमिकता और दूसरी प्राथमिकता की सवाल वहां पे पैदा होता है जहां पे एक उम्मीदवार को जाना हो, और ये आईने की तरह साफ था कि कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार जीत सकता है जी। उसके बाद अगर आप में दम था, आपको लगता था कि नहीं हमें दलित समाज को सम्मान देना है, और जो अतीत में गलतियां की हैं, बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके सुधार के लिए फूल सिंह बरैया साहब को भेज देते। दिग्विजय सिंह जी तो लगातार 2 बार से राज्यसभा में जा रहे थे, 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा मंत्री रहा, उनका भाई विधायक रहा, उनका भतीजा मंत्री रहा, पूरा परिवार सत्ता की मलाई खाता रहा। फूल सिंह बरैया जी को क्या दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? दूसरी बात, एक और सामान्य सी बात में एक और पूछना चाहूंगा, संक्षेप में, बिल्कुल समय की कमी है मेरे पास, बहुत संक्षेप में पूछना चाहूंगा कि जमुना देवी की बात कर ली जाए, चाहे सोलंकी साहब की बात कर ली जाए, इन दोनों आदिवासी बंधुओं को कभी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनने नहीं दिया। आज सुमेर सिंह सोलंकी जी एक वंचित समाज, एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज अगर हम उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं तब भी कांग्रेस पार्टी उनका अपमान कर रही है। मुझे बताइए, आप दलित का अपमान कर रहे हो फूल सिंह बरैया जी का, और उसको कह रहा है कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और हम अगर आदिवासी समाज के बंधु को राज्यसभा में भेज रहे हैं, उच्च सदन में भेज रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हो, तो आपको ना दलितों की चिंता है, ना आदिवासियों की चिंता है, अपने महाराज की चिंता है। इसलिए 2 अतिरिक्त वोट दे के दिग्विजय सिंह को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं, और यहां पर खसियानी हंसी हंसते हुए समाज के जो बंधु हैं उनका अपमान कर रहे हैं। चलिए, मैं बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया दिनेश जी की मैं लूंगा इस पूरे मसले पर, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सदन में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुणाल चौधरी जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, लगभग 206 में से 205 विधायक तो अपना वोट डाल चुके हैं, लेकिन जो एकमात्र कांग्रेस के विधायक बचे थे कुणाल चौधरी, वो अब ये सदन में पहुंच गए, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और वो अब अपना वोट डालने के लिए सदन में पहुंच रहे हैं। उनके साथ जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे वो भी पूरे सुरक्षा के साथ, सुरक्षा इंतजामों के साथ मौजूद रहेंगे, पीपीई किट पहने हैं, और उनके लिए एक अलग से कक्ष जो है, अलग से रूम जो है वो बनाया गया है, जहां पर कुणाल चौधरी पहुंचकर ये अपना वोट कास्ट करेंगे, अपना वोट डालेंगे। तो ये कुणाल चौधरी के वोट के साथ ही हम कहेंगे कि जो प्रक्रिया है चुनाव की वो संपन्न हो जाएगी समय से करीब 3 घंटे पहले, क्योंकि इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं, 4 बजे तक का समय जरूर है, लेकिन 3 घंटे पहले ही ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से बिना किसी गड़बड़ी के पूरी तरह से निष्पक्षता से संपन्न हो गई है। तो ये अब देखिए सदन के सेंट्रल हॉल की तरफ जाते हुए कुणाल चौधरी, ये उनका क्योंकि एक अलग से कक्ष बना है, क्योंकि सेंट्रल हॉल में जो हॉल है, सेंट्रल हॉल में तो अभी तक सभी विधायक वोट डाल रहे थे, लेकिन चूंकि कुणाल चौधरी के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है एहतियात के तौर पर, अलग से रूम बनाया गया। और देखिए अब वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, और इसी के साथ कुणाल चौधरी के वोट के बाद ही ये हम कह सकते हैं राज्यसभा की जिन 3 सीटों को लेकर आज चुनाव हो रहे हैं वो प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।